हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की पहली क्लास। और इस सीरीज में हम आपको ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन कवर अप करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज, उसके फिजिकल डोमेन्स, उसके ज्योग्राफिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, उसकी मिट्टियां, चट्टानें, पहाड़, पर्वत और जितने तरह के भी मेजर डोमेन्स हैं उत्तर प्रदेश में, हम उनकी डिटेलिंग करेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशल केसेस के एग्जाम्स में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मैं सुनील कृष्णा आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज की क्लास उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल फीचर, उसकी लोकेशन, इसके अगल बगल पाए जाने वाले अदर स्टेट्स, कोई और कंट्री या इस तरह की चीजों के बारे में एक विजुअल ऑडियो इफेक्ट के साथ आपके दिमाग में चीजें बनाई जानी। तो चलिए हम शुरू करें। आखिर उत्तर प्रदेश क्यों इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है? तो जैसा कि आप जानते हो, भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान इस वाले पोर्शन को पड़ता है। अगर मैं रफ मैप से समझाने की कोशिश करूं तो उत्तर प्रदेश यहां पर पड़ता है और इसके इधर साइड में नेपाल, उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली, हल्का पोर्शन जो है आपका राजस्थान, नीचे से मध्य प्रदेश, इधर से छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का सेक्शन, साथ ही साथ यहां पर हम अगर चलें तो बंगाल का सेक्शन। ये पूरा पोर्शन आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट माना जाता है। अर्थात उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से घिरा हुआ। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसा कि आप देख सकते हो कि नॉर्थ में पड़ता है, इसीलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तर प्रदेश में क्योंकि पहाड़ के नीचे, शिवालिक के नीचे और विंध्याचल पर्वत के ऊपर इसकी लोकेशन पड़ती है, इसी वजह से यहां पर हर तरीके के फिजिकल डोमेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो यहां पर माउंटेन्स मिलेंगे, आपको रिवर्स मिल जाएगी, यहां पर कुछ अंश प्लेट्यू का भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहां पर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ का ग्रेट प्लेन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर और क्या मिलेगी, तो यहाँ की सॉइल काफी फर्टाइल होती है क्योंकि एलुवियल सॉइल से बना हुआ पूरा उत्तर प्रदेश है। इसका एक्सटेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सटेंडेड है और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कर्क रेखा है वहां से बिल्कुल पास से होकर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी काफी अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल अगर एक नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश एक तरह से छोटा इंडिया है, जिसको हम स्मॉल इंडिया के नाम से जान सकते हैं। तो आइए हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल और उसकी टर्मिनोलॉजिकली मैप के माध्यम से हम यूपी को, उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश करें, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम उत्तर प्रदेश की फिजियोग्राफी से हमारी क्लास शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का लोकेशन और इसके लैंडफॉर्म्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश अगर भारत में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 23.5 to 23 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट्स नॉर्थ तक फैला हुआ। अगर इसका एक्सटेंशन अगर हम इस तरह से बनाएं, यूपी का एक मैप अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से बनता है। उत्तर प्रदेश का मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ की अगर हम बात करें तो ये कम से कम 23 डिग्री नॉर्थ और 31 डिग्री नॉर्थ के रेंज में यहां फैलता है। और अगर हम बात करें कि ईस्ट में, तो बताएंगे कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स 84 डिग्री ईस्ट और यहां वाला पोर्शन अगर हम नापे तो लगभग 77 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश एक एक्सटेंशन के रूप में मैप में अगर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के माध्यम से हम इसको समझे तो उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन ऐसा आपको दिखाई देगा। किसी भी देश की एग्जैक्ट एरिया लोकेशन उसकी बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं, लेकिन उसका अगर हम अर्थ पर, ग्लोब पर एक लोकेशन देखना चाहें तो हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स काफी मदद कर देते हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या ये कितने राज्यों को स्पर्श करता है, क्या ये कोई नेशनल बॉर्डर को भी टच करता है या इंटरनेशनल बॉर्डर को ही टच करता है। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश नेशनल बॉर्डर को, राज्यों को और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा ये 9 स्टेट्स को कवर अप करता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड, राजस्थान, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ ही साथ बिहार के सेक्शन को भी कवर अप करता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 9 राज्यों को स्पर्श करता है। मैं एक बार इसको मैप से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को ठीक से समझें और इसको मैं अगर एक मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, हैंड रिटन मैप इसलिए जरूरी होता है कि आपको हर बारी मैप बनाकर दिखाने से ज्यादा बढ़िया है कि आप इसको अपने हाथ से बनाइए और ज्यादा अच्छे से सीखिए। अगर मैं इसको उत्तर प्रदेश का मैप मानूं तो यहां वाले पोर्शन पे, इधर वाले पोर्शन पे नेपाल, इससे अलग हुआ 2000 में, सन 2000 में इससे अलग हुआ उत्तरांचल, जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इधर साइड हम आते हैं तो यहां पर मिल जाता है हमें हिमाचल। नीचे की तरफ आने पर हमें मिलेगा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का पोर्शन। और नीचे की तरफ हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश का हमें मध्य प्रदेश वाला सबसे ज्यादा एरिया मिल जाएगा, जो मध्य प्रदेश को टच करता है, एमपी। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है जो हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़। बिहार से अलग हुआ एक राज्य है जो आ जाता है झारखंड। और बिहार पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश को घेर कर रखा है, इसलिए बिहार। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें तो कुल 9 स्टेट्स उत्तर प्रदेश को कवर अप करते हैं। यूके, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8 और बिहार 9। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नेपाल में जाती है, यह भी हमारे उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हुए जाती है। तो उत्तर प्रदेश का हैंडमेड नक्शा जो मैंने आपको दिखाया, अब आप इसको अगर अपने किताबों में, अपने मैप में या मोबाइल्स में ठीक से देख कर समझते हैं तो आपको एक अच्छे से एक लोकेशन समझ में आएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश इतने सारे राज्यों से घिरा हुआ, इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ एक लैंड लॉक कंट्री क्यों? कि यहां पर नेपाल है, तो ऑब्वियसली यहां पर कुछ शिवालिक की रेंजेस भी उत्तर प्रदेश से होकर जाती हैं, जिसकी वजह से यहां पर कुछ पहाड़ी इलाका, क्योंकि पहाड़ के पैर के नीचे ये बना हुआ उत्तर प्रदेश है, तो पहाड़ों से आने वाली नदियां अपने साथ सेडिमेंटेशन लाती हैं और शिवालिक के नीचे यहां पर बड़े एक्सटेंशन के रूप में नॉर्दर्न प्लेन बनाती हैं, जो कि एक पूरा का पूरा सेडिमेंटेड एरिया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ये नदियों, 2 नदियों के आब के बीच में बना हुआ है, जो कि यमुना और गंगा के बीच का पोर्शन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पहाड़, उत्तर प्रदेश में पठार नीचे वाले पोर्शन में, और उत्तर प्रदेश में नदियां और मैदान, ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर होने के कारण उत्तर प्रदेश का विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश जिन जिन चीजों की प्रोडक्शन करता है, जो नंबर 1 के रैंक पर चल रहा है, वो हो जाता है शुगर केन, मिल्क, पोटैटो और साथ ही साथ इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो हो जाती है गेहूं, व्हीट की बहुत बड़ी लेवल पे ये प्रोडक्शन करते हैं और नंबर 1 कहे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन के कारण इसे छोटा इंडिया भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश को और किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके 9 बड़े स्टेट्स के बारे में और एक इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बताया, किधर साइड किसका एक्सटेंशन है, इस चीज को याद करना आपकी जिम्मेदारी होती है। क्या क्या लोकेशन थी, तो मैंने इसको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों के माध्यम से आपको बनाकर मैप, हैंड मैप दिखाया। और साथ ही साथ अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में और क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उत्तर प्रदेश एक लैंड ऐसा है जो नेशनल बाउंड्री के साथ साथ इंटरनेशनल नेपाल की बाउंड्री से भी घिरा हुआ। तो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट देश अगर कोई है यहां पर जो हमें उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, तो बताएंगे कि सर वो नेपाल। याद रखेंगे।
और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का स्टेट है जो चौथे नंबर पर आता है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है तो बताएंगे इसे, राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश को देते हैं। मध्य प्रदेश के बाद जो आता है तीसरा नंबर वो आता है महाराष्ट्र का। चौथे नंबर पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद जो आ जाता है वो गुजरात। गुजरात, और पांचवें नंबर पे भी अगर आप बात करें कि कोई और स्टेट आता है, पांचवें नंबर पे हमारा आ गया गुजरात, और छठवें नंबर पर आ जाएगा हमारा कर्नाटक। याद रखिएगा, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, रामू जी के, इसको हम बोलते हैं नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है अगर हम किसी चीज को सरल भाषा में याद रख लें तो वो आसानी से हमें याद हो सकती है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक को नेमोनिक्स का नाम दिया जाता है। आजकल एक्रोनिम्स के नाम से भी इस तरह के शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं जिससे आपको चीजें आसानी से सरल तरीके से याद हो जाए। तो याद रखिएगा रामू, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, रामू जी के मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में मैंने उनके एरिया के अकॉर्डिंग लगाया। लार्जेस्ट कौन है तो हम बात करेंगे कि राजस्थान, और इन 6 में से सबसे कम किसकी एरिया है तो बताएंगे कि 6वें नंबर पर कर्नाटक आता है। वैसे टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें से सबसे छोटा अगर कोई स्टेट है तो वो है अपना गोवा। इसलिए याद रखिएगा अपने शुरू के 6 ही सफिशिएंट होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मतलब ये अच्छी नजर से अगर देखा जाए इसे तो अच्छी नजर से देखने पर, अच्छी नजर से, अच्छे पहलू से, अगर अच्छे एस्पेक्ट से हम देखें तो ये हमें एक मार्केट प्लेस देता है। साथ ही साथ पॉपुलस ज्यादा होने का मतलब होता है कि ये हमारे लिए क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेस पैदा करता है। ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, एक कंपटीशन, एक बड़े माहौल में रहने की कला, जिससे आदमी का व्यवहार और उसके क्या होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होते हैं, उत्तर प्रदेश से हमें मिल जाते हैं। इतने बड़े लेवल पर इनकी प्रोडक्शन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार संभालती है तो इसके पीछे इसका ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी, ज्योग्राफी मतलब तो जियोमॉर्फोलॉजी, और साथ ही साथ फिजियोलॉजी के तहत जो हमें इनकी चीजें मिलती हैं, एक्सकेवेशन के थ्रू, माइनिंग्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या किसी भी सेक्टर में, चाहे प्राइमरी सेक्टर में उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे आगे है। सेकेंडरी सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न वाले सेक्शन में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको एग्रीकल्चर भी देखने को मिल जाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि एनसीआर का भी एक पार्ट माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने प्राइमरी सेक्टर के अलावा, सेकेंडरी सेक्टर के अलावा टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस, जो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हब है, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जो उत्तर प्रदेश इस तीसरे सेक्शन को टच करता है। साथ ही साथ ये क्वार्टरनरी और क्वाइनरी सेक्शन में भी सबसे आगे है। तो मतलब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकली तो ये हर फील्ड को कवर अप करते हुए आगे बढ़ता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है। उत्तर प्रदेश की जियोमॉर्फोलॉजिकली अगर बात करें तो इसको 3 मेजर टोपोग्राफिकल सिचुएशंस में बांटा जा सकता है। पहला शिवालिक, दूसरा गैंगेटिक प्लेन और तीसरा विंध्याचल की रेंजेस। उत्तर प्रदेश का अगर हम क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करना चाहें तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ऊपर वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश का शिवालिक रेंजेस में आने के कारण माउंटेनस है। मिडिल वाला पोर्शन जो कि सेंट्रल पोर्शन कहा जाता है ये गैंगेटिक है। गंगा और यमुना का कहते हैं कि दुआब है और यहां पर माउंटेन ना होकर क्या हो जाता है, प्लेन होता है। अगर हम बात करें कि नीचे वाला पोर्शन तो यहीं से हमारी विंध्याचल रेंजेस शुरू होती है उत्तर प्रदेश के निचले बॉर्डर पर, साउदर्न उत्तर प्रदेश, और इसी वजह से ये फिर से प्लेटू वाले पोर्शन को कवर अप कर देता है। तो उत्तर प्रदेश में ये 3 चीजों के अलावा बहुत सारी माइनिंग, बहुत सारी रिवर, इरिगेशन के सेक्शन और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती। तो 3 तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया। अगर हम गंगा जमुना के दोआब की बात करें तो प्लेन्स उत्तर प्रदेश में कई तरह के पाए जाते हैं। यहां पर हम भाभर भी पा सकते हैं,
भाबर के अलावा अगर हम बात करें तो खादर का भी कुछ बहुत बड़ा एरिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा एरिया जो होता है वो तराइन वाला सेक्शन माना जाता है। तो ये 3 तरह के मैदान, प्लेन्स हमारे गंगा दोआब वाले सेक्शन की, गंगा जमुना दोआब वाले सेक्शन की वजह से बनते हैं, और इस वजह से उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की क्लासिफिकेशंस को अगर हम शिवालिक के रेंज से देखें तो हमें क्या मिलता है। तो शिवालिक की रेंज से अगर देखेंगे तो माउंटेन के साथ साथ हमें माउंटेन से आने वाले सेडिमेंटेशंस जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर बड़े लेवल पर जमा होते हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की उपज शक्ति जो कि फर्टिलिटी पावर कहा जाता है बहुत अच्छी हो जाती है। शिवालिक रेंजेस अगर बात करेंगे तो साउदर्न फुटहिल्स में हिमालय के ठीक नीचे यहीं से उत्तर प्रदेश शुरू होता है, तो एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है हिमालय के साथ। और नॉर्दर्न यूपी में आपको प्राकृतिक बॉर्डर दिख जाएगा, वहां पर कई बार लोग घूमने के हिसाब से टूरिस्ट प्लेस, टूरिज्म के रूप में मोटिवेटेड होकर वहां घूमने जाते हैं और काफी फैमिली के साथ आनंद लेते हैं। याद रखिएगा, लो लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो ये वहां पर थोड़ा हिमालय वाले पोर्शन से शिवालिक से नीचे उतरते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश के थोड़े मध्य वाले सेक्शन में, तो नदियां अपने साथ लाए हुए गार्ज को, अवसादों को यहाँ लाकर जमा कर देती है, और जमा कर देने से ये पोर्शन पूरा का पूरा प्लेन मैदान बन जाता है। लेकिन क्योंकि नदियां ढेर सारे पानी लेकर आती हैं, इस वजह से यहाँ का लैंड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मार्शी है, गीला है, थिक फॉरेस्ट का सेक्शन है, और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्वैम्पनेस पाई जाती है। क्ले वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी यहाँ पर बहुत पाई जाएगी, जिसे हम तराई कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि तराई का सेक्शन है, वहां पर बड़े वृक्ष तो नहीं, लेकिन घासें उग सकती हैं, टॉल ग्रास ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, तराई रीजन काफी फेमस है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में ही तराइन के जो युद्ध हुए हैं, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जो कि तराइन का एक बड़ा पोर्शन है, वहां पर आपको इतिहास के पन्नों में भी उत्तर प्रदेश के युद्धों का वर्णन आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाबर ट्रैक्ट तो है ही है, इसके अलावा हमें तरह तरह का तराइन वाला सेक्शन भी मिल जाता है। अर्थात हम बात करें तो शिवालिक से गिरने वाली नदियां अपने साथ पेबल्स, कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो उत्तर प्रदेश की नॉर्दर्न सीमा पर रखती हैं फुटहिल के पास। इस वजह से उससे बनने वाले जो मैदान होते हैं वो भाबर मैदान कहे जाते हैं। लेकिन नदियां जब उस भाबर मैदान के अंदर लुप्त हो जाती हैं, कुछ समय बाद फाइन क्ले वाली मिट्टी, चिकनी मार्शी लैंड वाला पोर्शन, स्वैम्प वाला पोर्शन जब दिखता है, तो वहीं पर नदियां उभर कर बाहर आती हुई जमीन के स्तर पर चलती हुई दिखाई देती, और यही चलती हुई नदियां ही तराइन का मैदान बनाती हैं। तो इसीलिए अगर हम शिवालिक हिल्स के और उसकी बात करें तो हमें भाबर का मैदान और तराइन का रीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझ आता है। याद रखिएगा, तराइन के मैदान में केवल आपको फाइन एलुवियम ही नहीं, इसके अलावा आपको सैंड, क्ले, सिल्ट और अलग अलग का ग्रेवल, छोटे कंकड़ पत्थर, क्रिस्टल टाइप के कुछ ऐसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स के भी कुछ पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में और क्या देखा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रिवर फ्लो। आइए हम चलते शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी 2 मुख्य नदियां बहती हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना का दुआब है, और यहाँ के स्लोप से भाबर का मैदान बनता है, और ये मैदान बड़े लेवल पर फैला हुआ है। इसकी वजह से आगे बढ़कर यही भाबर और घिस जाते हैं, और घिस जाने के कारण, आपस में फ्रिक्शन के कारण, रोल आउट होने के कारण ये और भी फाइन पार्टिकल्स में बदलते हैं, जो तराइन का मैदान बनाते हैं। तराइन का मैदान सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन से बना हुआ है। तराइन के मैदान थोड़े से दलदली, शैलो, स्वैम्प, मार्शी होते हैं, जिसकी वजह से एक शैलो बेड बनती है। ये शैलो बेड दलदली इलाका कहा जाता है। लोगों को लगता है कि ये दलदली इलाका अच्छा नहीं है, लेकिन कृषि, एग्रेरियंस की नजर से, एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी या इरिगेशन की नजर से अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में शैलो बेड्स बनी हुई है, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खास तौर पर चावल की खेती, गेहूं की खेती और ऐसे पानी वाली चीजों की खेती के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपको भाबर का तो मैदान मिलेगा ही मिलेगा, और भाबर के मैदान होने से यहाँ पर कभी कभी आपको देखने में फ्लड आया हुआ, या फिर कभी जो है बहुत सारे पानी का लगाव, वाटर लॉगिंग देखने को मिल जाता है। इसका भी हम उपयोग करते हैं। भले ही इसका उपयोग शुरू में तो कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसका भी उपयोग करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफी मदद कर लेती। चलिए अगर हम बात करें भाबर और तराई में ज्यादा एरिया किसका है, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता, तो मैं बता दूं, भाबर कम है
और तराइन वाला पोर्शन हमारे यहाँ पर ज्यादा है। भाबर की अगर हम चौड़ाई की लंबाई की बात करें तो 8 से 16 किलोमीटर, और अगर हम तराइन वाले पोर्शन की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर की रेंज तक उत्तर प्रदेश में ये मैदान बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि गंगा का प्लेन जो कि दूसरा सेक्टर है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि अभी हम लोगों ने इसको 3 मेजर पार्ट्स में बांटा, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट की डिटेलिंग करी। पहले पार्ट की डिटेलिंग में हम लोगों ने देखा कि शिवालिक और उससे बनने वाले मैदान, तराइन के अलावा गंगा का प्लेन, और तीसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे डिटेलिंग विंध्याचल रेंजेस वाली। तो आइए शुरू करते हैं हम गैंगेटिक प्लेन। हम देखते हैं कि आखिर गैंगेटिक प्लेन में फर्टाइल एलुवियल सॉइल कैसे आ गई। तो आपको अभी जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ सेडिमेंटेशन लाकर उत्तर प्रदेश शिवालिक के फुटपाथ पर, फुट हिल के पास जमा करती हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश अंगारा लैंड का और गोंडवाना लैंड का एक मिलन है, पार्ट है। और अंगारा लैंड जब गोंडवाना लैंड से टकराता है तो टकराने की वजह से एक माउंटेन बनता है जिसको हम फोल्डेड माउंटेन हिमालय कहते हैं। हिमालय ऊपर उठता है तो अपने साथ ढेर सारी नदियां लेकर आता है, नदियां अपने साथ लाती हैं तो उत्तर प्रदेश जो कि अंगारा गोंडवाना का मिलन है, यहाँ पर ढेर सारे सेडिमेंटेशन जमा करती जाती है, जिसकी वजह से गंगा का एक बहुत बड़ा प्लेन बना। वो नदी जो भागीरथी अलकनंदा आपस में मिलकर गंगा बनाती हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके से होकर जाती हैं, और नदियां अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को अगल बगल बैंक ऑफ रिवर के रूप में जमा करती जाती है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी और बढ़ जाती है। याद रखिएगा, गैंगेटिक प्लेन में सर्वाधिक फर्टाइल एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल की टोपोग्राफी ऐसे समझिए कि ओल्ड एलुवियम के साथ साथ यहां पर आपको न्यू एलुवियम के भी बहुत अंश देखने को मिल जाएंगे। दोनों नजर से ये हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन कैसे बना, तो हमारे 2 रिवर सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक नदी आती है गंगा और दूसरी नदी आ जाती है यमुना। यही 2 नदियां मिलकर उत्तर प्रदेश को मोस्ट फर्टाइल के रूप में बना देती। याद रखेंगे, हरित क्रांति जो हमारी हुई थी, जिसमें एम एस स्वामीनाथन ने भारत में पहल करी और हमारे नॉर्मल बॉलॉग जो थे, ठीक है, उन्होंने विश्व स्तर पर इसको फैलाया। तो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन को कवर अप करता है। हरियाणा पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पोर्शन भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा सहयोग देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर नजर से उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में उभर कर सामने आता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात करें, चाहे वो यूपीएससी की बात करें, चाहे वो अपने सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, या फिर राजनीतिक तौर पर भी अगर कोई मुद्दे पर, फोरम पर कहीं पर बहस चल रही, तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, रिलीजन के साथ साथ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, फोक डांस, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक, घराने और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इतिहास की क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो आइए चलिए ज्योग्राफी की नजर से एक और पहल इस पर डालते हैं और देखते हैं कि क्या गंगा और यमुना ही 2 नदियां हैं, क्या इसके अलावा कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो बताएंगे गंगा की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी मिलकर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, और ये ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ की फर्टिलिटी के लिए। तो ट्रिब्यूटरीज का भी बहुत बड़ा रोल है, तो भी जाकर एलुवियल डिपॉजिट होता है और सॉइल गैंगेटिक प्लेन के रूप में जमा होती है, जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है और बहुत ही सुटेबल होती है क्रॉप्स के लिए। कैसी क्रॉप्स? जो पानी वाली क्रॉप्स हैं, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, ग्राम, इन सबको थोड़ा अच्छा वेजिटेशन करने के लिए अच्छा पानी चाहिए होता है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में इरिगेशन की भी प्रॉब्लम आती है, वो हम आगे अभी की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट कुछ पोर्शन है जहां पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर बहुत। याद जरूर रखिएगा, ये अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से ऐसे समझिए गैंगेटिक प्लेन को, कि ये खरीफ की फसल, रबी की फसल के साथ साथ जायद की फसलों के लिए भी काफी अच्छा उत्तर प्रदेश का गैंगेटिक प्लेन माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और हम क्या देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान है, वहां पर पहाड़ भी है, यहाँ पर पठार भी है, तो इनमें से गंगा का मैदान कितने प्रतिशत एरिया को कवर अप करता है। तो बताएंगे कि गंगा का मैदान कम से कम
तो 3/4 इसको अगर हम परसेंटेज में बताएं तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान से ढका हुआ है 75%, 75%। ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पोर्शन पूरा का पूरा कवर है किस चीज से, तो इसी प्लेन से, गंगा यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी के दोआब से। अगर हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल अगर कॉम्प्राइजेस देखा जाए तो बहुत सारे और भी फिजिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर रिवर्स मिल जाएगी, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में लेक मिलेगी, ढेर सारे पॉन्ड्स मिलेंगे, एलिवेशन रेंजिंग मिल जाएगी। एलिवेशन रेंजिंग मतलब एल्टीट्यूड्स, मतलब हिल्स, पहाड़ियां, ये आपको नीचे विंध्याचल साइड और नेपाल के साइड में देखने को मिल जाती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गैंगेटिक प्लेन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गंगा यमुना दोआब। ठीक है, अगर हम ठीक से इसको समझे कि ये क्या कहना चाहता है तो बताएंगे कि अगर गंगा यमुना दोआब के मतलब यूपी के प्लेन मैदान वाले सेक्शन को अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं आप तो 3 पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पोर्शन 75% पोर्शन, ये पोर्शन मान लो ये गंगा दोआब से बना हुआ, गंगा जमुना दोआब। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें 3 पार्ट में तो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो गंगा यमुना का दोआब, इसके अलावा गंगा का अपना खुद का प्लेन, इसके अलावा तराइन वाला पोर्शन और साथ ही साथ घाघरा वाली जो नदी है उसका भी बहुत सारा प्लेन मिलाकर पूरा यूपी बनाता है। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो 3 सब रीजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ईस्टर्न सेक्शन, सेंट्रल सेक्शन और वेस्टर्न सेक्शन। ठीक है, आगे चलिए इसके क्लासिफिकेशन को भी हम देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा जो एलुवियल टेरेन कवर अप करता है, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी इतनी सारी नदियों के अलग अलग सेक्शन को कवर करता है, वो हो जाता है ईस्टर्न ट्रैक्ट। ईस्टर्न ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो गंगेटिक प्लेन की बात करिए तो बहुत बड़ा एरिया जो है स्कार्सिटी से जूझ रहा होता है। गंगेटिक होते हुए भी स्कार्सिटी से जूझ रहा है, ये एक बड़ी बात। कैसे, तो बताएंगे। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, फेमाइन पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लड भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हुए भी क्या है, एडिक्वेट इरिगेशन ना मिलने के कारण कम से कम 14 सेक्टर आते हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं कुल मिलाकर। अगर हम 75 डिस्ट्रिक्ट माने यूपी में तो इनमें से कुछ पोर्शन ईस्टर्न सेक्शन पर क्या हो जाता है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी इरिगेशन ना होने के कारण फर्टिलिटी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद कम फर्टिलिटी में भी अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश एक अच्छी परफॉर्मेंस करता है इरिगेशन और एग्रीकल्चर के सेक्शन पे। दूसरा ईस्टर्न सेक्शन, तो चलो हमने देखा कि थोड़ा यहाँ पर पानी की इरिगेशन की प्रॉब्लम है। दूसरा सेक्शन जो होता है वो सेंट्रल सेक्शन हो जाता है। सेंट्रल सेक्शन याद रखिएगा कि सर्वाधिक इरिगेटेड है और सबसे बढ़िया वाटर लॉगिंग यहाँ पर होती है और यहाँ पर क्या है, इरिगेशन के लिए एकदम भरमार पानी भरा रहता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में रहती है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर भी पानी मैदानों में जमा हो जाता है बाढ़ के रूप में, ड्रॉट्स के रूप में। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, फ्लड के रूप में, सॉरी। चलिए वेस्टर्न ट्रैक्ट की बात करें हम तो वेस्टर्न वाला अगर जोन है, अगर हम बात करें यूपी के ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न वाले पोर्शन को, तो ये भी वेल डेवलप्ड है वेस्टर्न वाला पोर्शन। साथ ही साथ एग्रीकल्चरिंग के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन ही तो है जो हरियाणा पंजाब वाले सेक्शन को कवर अप करता है और इसी वजह से यहाँ पर हरित क्रांति काफी अच्छे से आई। ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न पोर्शन में सबसे अच्छा पोर्शन इरिगेशन के लिए अगर कोई है तो हमारा वेस्टर्न वाला पोर्शन ज्यादा अच्छे से डेवलप कर जाता है। आइए हम एक और पहलू से उत्तर प्रदेश को देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के जो अभी जितने सारे पहलुओं को बताया हूं, इन सारे पहलुओं को समझिए, इन सारे सेक्शन को देखिए, एक बारी रिवीजन कीजिए, अच्छे से इसको मैप पर भी देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अगली क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की सॉइल की डिटेलिंग पढ़ेंगे और सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, कहां पर एलुवियम, कहां पर ओल्ड एलुवियम, कहां पर न्यू एलुवियम, किस जगह पर खादर, किस जगह पर भाबर और किस जगह पर तराइन के मैदान पाए जाते हैं। इन सारी चीजों के अलावा उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी की टैक्सोनॉमी होती है उसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। पेडोलॉजी के बारे में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे,
डिटेल करेंगे, पैरेंट रॉक्स के बारे में, और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन सी फसलें किस मिट्टी में उगाई जाती हैं। इस तरह की क्लासेस हम अगली सेक्शन में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी तैयारी है अगले सेशन के लिए। जितना पढ़ाया गया उसको एक बारी बुक से पढ़कर रिवीजन जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।